अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है जो सेट पर ही है। तो इस थर्ड लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेट वेन डायग्राम। बेसिकली सेट वेन डायग्राम होता क्या है? सेट वेन डायग्राम सेट को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। ये हम जो है ना सेट को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी ग्राफ से जो हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम सेट वेन डायग्राम कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट जॉन वेन ने दिया था अराउंड अबाउट 1980s में दिया था इसका कॉन्सेप्ट। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर में हम जो है पढ़ेंगे सेट वेन डायग्राम की ये पार्ट पढ़ेंगे, यूनियन करना, इंटरसेक्शन करना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड सबसेट। जो हम सेट वेन डायग्राम में हमारा सबसेट कैसे होता है आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनियन पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनियन में क्या होता है कि दो सेट्स को आपस में मिलाना, जैसे हमने यूनियन किया है, लेकिन उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आज हम यहीं पर देख लेते हैं। तो डियर, अगर हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे u है और यहाँ पे एक दूसरी बात बता रहा चलूँ आपको कि ये जो हमने सिंबल दे रखा है ये हम यूनिवर्सल सेट इसमें ग्राफ में जो है ना हम यूनिवर्सल सेट को इस निशानी से एप्सिलॉन से शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये ऑल ओवर पार्ट। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल जो सेट होता है वो सबका ही यूं कहो कि जोड़ होता है। अगर उन सबको हम मिला के सारे सेट्स को मिलाएंगे तो उसका जोड़ क्या बनेगा? हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा। अगर हम यहाँ पर लिखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया है 7 तक। तो और हम ए सेट लेने जा रहे हैं अभी 1 2 3 4 और हमारा बी सेट है 3 4 5 एंड 6। तो बेसिकली हमने इनका यूनियन करना है थ्रू ग्राफिकल शेप्स। ठीक है, तो हम चलते हैं। यहाँ हमने यहाँ सेट दे रखा हुआ है, यहाँ है सेट ए और इधर है सेट बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना यह है कि इनमें से कोई कॉमन तो नहीं है। जो कॉमन है ज़ाहिर है वो ओवरलैपिंग सेट के जो बीच में हमारा ये ओवरलैप कर रहा है सेट, तो उसमें आ जाएंगे ग्राफ जो ओवरलैप कर रहे हैं। देखते हैं इनमें कॉमन डिजिट कौन से हैं। यहाँ कॉमन डिजिट 3 एंड 4 हैं, तो हमने 3 एंड 4 को यहाँ पे लिख लेना है। और उसके बाद हमने ए के लिखने हैं डिजिट। ए के डिजिट कौन से हैं? 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 जो है ये ए के डिजिट कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये जो लाइन शो कर रही है वो ए के डिजिट शो कर रही है या ए सेट के मेंबर शो कर रही है। और हमारे यहाँ पे है 3 4, तो ये बी में भी आ गए दोनों 3 एंड 4। तो हमारे यहाँ दूसरे क्या बचे? 5 एंड 6 बचे, जो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 एंड 6। ठीक है गाइस, तो इनका यूनियन कैसे होगा, इनका मेलाप कैसे होगा, हम इसको इस तरह शो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइंस जो हमारी हैं, ये लाइंस, इन लाइन से हम जो है ना यूनियन को शो कर देते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी मतलब दोनों को मिलाना ज़हर है, तो इसका मिलाप क्या होगा? ये कंप्लीटली ही इसका मिलाप हो जाएगा, यानी ये कंप्लीट ही एक दूसरे के साथ मिल गए। और एक मेंबर बाहर पड़ा हुआ है जो यूनियन से बाहर है, वो है मेंबर यू का, मतलब के यूनिवर्सल सेट का 7। तो ये हमारा बाहर पड़ा हुआ है क्योंकि ये ए एंड बी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यूनियन गाइस इस तरह करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी का ही ले लेते हैं। यहाँ पर एक बाहर मैं एग्जांपल लूँगा यहीं पे। अब यहाँ ले लेता हूँ 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ 3 4 5। तो सेम अगर हमारे यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर देखना है हमें ये अगर एक दूसरे के साथ इनके डिजिट कुछ मिल रहे हैं तो ये सेट यहाँ पे ओवरलैप करेगा। अगर नहीं मिल रहे तो ये ओवरलैपिंग लाजमी नहीं है कि ये ओवरलैप करे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे 2 डिजिट यहाँ मिल रहे हैं, वही कॉमन 3 एंड 4 कॉमन है। और यहाँ ए का मेंबर है 1, ये ए है। ठीक है, ये बी सेट है, तो यहाँ बी का दूसरा मेंबर कौन सा है? वो 5 है। अगर हमने इसका यूनियन शो करना हो, अगर वो कहे आपको यूनियन शो करें, तो आपने इन सारों को इस तरह शेप में फिल कर देना है कि ये एक दूसरे के यूनियन हो गए। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि ए यूनियन बी। ठीक है, ये ए यूनियन बी का आंसर है ग्राफिकली।
तो अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। बेसिकली ये बेसिक्स हैं, ए यूनियन बी करना या किसी सेट का भी यूनियन करना, ये बेसिक्स होते हैं। लेकिन जब ये आगे चलकर ग्राफ में कॉम्प्लीमेंट आता है, फिर इंटरसेक्शन आता है, फिर लॉज हमको प्रूव करने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड दूसरे जो हमने लॉ पढ़े थे कम्यूटेटिव लॉ, तो उसमें जो है ना इसका यूनियन का बहुत बड़ा कंसेप्ट है एंड वहाँ हमें ख्याल रखना होता है हर चीज़ का। तो ये बीच वाला फिलहाल मैं मिटा देता हूँ, ठीक है गाइज। तो ये हो गया गुम, यूँ करते हैं सारा मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमने अभी करना है इंटरसेक्शन। दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे होता है। इंटरसेक्शन आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हो हम वही रखते हैं। सेम एलिमेंट्स हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं या इंटरसेक्शन होते हैं दो सेट्स का, उनके अंदर जो सेम एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इनके अंदर इंटरसेक्शन कैसे होता है। इंटरसेक्शन को हम इस यूँ कहें कि एक दूसरा कांटा लगा देते हैं इसमें, ये यूनियन और इंटरसेक्शन का हम यूँ कहें कि डिफरेंस रख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में कौन कौन से एलिमेंट सेम है, इनके बीच में कौन कौन से एलिमेंट सेम है। जो सेम है वो इंटरसेक्ट करेंगे, ओवरलैपिंग के अंदर सेम एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, ये दोनों जो हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये जो हमने रखा हुआ है बीच में बॉक्स के अंदर जो हमारे ओवरलैप कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम इस तरह से शो करते हैं। ये जो पार्ट से ये इसको छोड़कर ये बाकी वाला पार्ट क्या हो गया, ए का पार्ट हो गया, और इसे छोड़कर ये बाकी वाला पार्ट बी का हो गया। लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ओवरलैपिंग वाला पार्ट, हम इसे कहते हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है। तो हमारे यहाँ ए इंटरसेक्शन में क्या आ रहे हैं, 3 और 4 आ रहे हैं। बाकी इधर ए में क्या आ रहे हैं, 1, 2। यहाँ इन्वर्ट कामा देने की ज़रूरत नहीं है, 1, 2 नीचे भी लिख सकते हैं हम, और 4 नहीं आ रहा, एंड उसमें क्या आ रहे हैं 5 और 6। तो हमारा इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा हुआ, ये हुआ बीच वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट जो है हमारा वो ये हुआ 3, 4। अगर हमने कहा कि ए इंटरसेक्शन का आंसर क्या है इसमें, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो है हमारे यहाँ वो है 3, 4। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट। और अभी हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। हाँ, कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं अभी हम वही देखते हैं इसके अंदर। अभी हमें एक एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इन्होंने कह रहे हैं कि 3, 4, 6 ये जो है ना एक एलिमेंट्स हैं, हमें एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके दें। एक कॉम्प्लीमेंट गाइस, हमने पीछे एक आइडिया पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि किसी भी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उस सेट के एलिमेंट्स जो है ना वो यू से जो है ना उस सेट को डिफरेंस करना पड़ता है। यू से उस सेट को हम डिफरेंस करते हैं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यानी ए कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा वो क्या करना पड़ता है, यू डिफरेंस एनी सेट। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो यू डिफरेंस ए करना पड़ेगा। ठीक है, हमें तो यू डिफरेंस ए करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ हमने सेट रखा हुआ है एक ए का, ठीक है, इस बी को मिटा देते हैं, ये ए सेट है और यहाँ है यूँ कहूँ कि यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ तो अभी आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये ए कॉम्प्लीमेंट कैसे है। अब हम सेट पे आते हैं। यू ए कॉम्प्लीमेंट का फाइंड करने का तरीका ये है कि यू से ए के जो है ना मेंबर हैं वो डिफरेंस करने होंगे। अब यू के मेंबर कितने रहे, 1, 2, 3, 4 से 7 तक, ठीक है। अब ए के मेंबर कितने हैं, 3, 4, 5। अब ए के मेंबर हम लिख लेते हैं 3, 4 5 नॉट 6, 3, 4, 6, ठीक है। अब ये हमारे कट गए क्योंकि हमने क्या करना है, यू डिफरेंस ए करना है इज इक्वल टू, हमने यू के मेंबर लिखने हैं और डिफरेंस ए के मेंबर लिखने हैं। ठीक है, अभी लिख नहीं रहा मैं, वैसे लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे डिफरेंस में कट जाएंगे तो क्या बचेंगे हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट में हमारा बचेगा 1, 2, 5 एंड 7 बचेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये क्या हुए, ये हो गए कट। ए वाले जो मेंबर हैं वो हो गए कट, मतलब ये सारा जो पोर्शन है ना, ये सारा पोर्शन ये हो गया कट। तो अब हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा, ये जो इसके इस पोर्शन से बाहर वाला जो भी हिस्सा है ना वो ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा। और उसके मेंबर कौन से हैं,
1 है, 2 है, 5 है एंड 7 है। तो ये जो मैंने आंसर लिखा है ये बाहर वाला जो है ना ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि हमारे बचेंगे जो मेंबर्स वो बचेंगे यूनिवर्सल सेट के। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है या किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यू से उस सेट को डिफरेंस कर दें। अगर उस सेट को डिफरेंस कर देंगे तो ये सारा ही पोर्शन चला जाएगा। अगर सारा पोर्शन चला जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला हिस्सा कहलाएगा। तो गाइस हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, सब सेट पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ आगे पड़ा हुआ है सब सेट। अब देखते हैं कि सब सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अभी ये यूनियन से यूनिवर्सल सेट पड़ा हुआ है, हम ए ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5। अभी हमने बी ले लिया 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखना ये है कि बी ए का सबसेट है या नहीं है। अगर बी ए का सबसेट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको। यस, 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, इसका कोई भी एलिमेंट्स इसमें ऐसा नहीं है कि मौजूद ना हो, तो जाहिर है बी जो है वो ए का सबसेट हुआ, बी ए का बी सबसेट ऑफ ए। तो हम इसे यू रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। ये बाहर वाला यूनियन है, उसमें हमारे कितने एटम पड़े हुए हैं, कितने डिजिट्स पड़े हुए हैं 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, और हमारे ए वाला जो पोर्शन है ये है, फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा ए वाला पोर्शन। उसमें कितने हैं 1 से लेकर 5 तक हैं हमारा 1 2 3 4 एंड 5 और। ठीक है, तो यहाँ हमारे 5 तक पड़े हुए हैं, वहाँ बाहर क्या पड़ा हुआ है हमारा 7। अब देखना ये है कि ये जो सेट है वो तो ए हो गया। ठीक है, अब बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4। ठीक है, ये 2 3 4 जो है वो बी के एलिमेंट्स हैं। अब बी क्या है, बी है ए का सबसेट, यानी ए से छोटा सेट है, तो जाहिर है वो ए के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि एक छोटा सेट दूसरे सेट के अंदर आ जाता है। क्योंकि ये देखें हमारा यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा है, तो ए हमारा उसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सल के एरिया में पड़ा हुआ है। तो अगर ए से छोटा सेट होगा तो वो ए के एरिया में ही पड़ा हुआ होगा। ये बाहर वाला रही जो ए की बाउंड्री, तो हमारा बी सेट कौन सा होगा, वो 2 3 4 है, तो हमारा बी ये सेट हो गया। ठीक है, तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं मगर उसके अंदर करते हैं। अगर कोई छोटा सेट है किसी दूसरे सेट से, जैसे कि यहाँ बी ए का सबसेट है, तो हमने जो है ना बी को अंदर ही वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो गाइस आज हमारा था यही टॉपिक, और इसके लिहाज से मैं आपको वर्कशीट सेंड करूँगा। इंशाल्लाह जब आप वो सॉल्व करेंगे तो आपको सारे आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स अ लॉट।